हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ। और हमने जो एक नई चीज़ शुरू करी है वो ये शुरू करी है कि जो आपको सेक्शन हिंदी में मिलेगा वो सेक्शन अब आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, है ना। इंग्लिश के बेयर एक्ट से भी मैं आपको करवाऊंगी और हिंदी के बेयर एक्ट से भी। तो इन दोनों की वीडियो अलग अलग होंगी, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। तो जो जिस मीडियम के स्टूडेंट हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी तो देखिए मैं सेक्शन 24 स्टार्ट कर रही हूँ, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का। इसकी प्रीवियस वीडियो भी मैं इंग्लिश मीडियम के डाल दूंगी। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 24। तो देखिए सेक्शन 24 क्या कहता है। क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी ए हिंदू, यानी कि जो क्लेम कर रहा है उसका क्या क्लेम कर रहा है? मेंटेनेंस, ठीक है, खर्चा अपना, उसका हिंदू होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। आपको एक बात बताऊँ, ये जो हिंदू लॉ है वो हर जगह ये कहता है कि हर चीज़ के लिए वो बोलता है कि हिंदू होना ज़रूरी है। आप डाइवोर्स ले रहे हो हिंदू लॉ के तहत तो आपका हिंदू होना ज़रूरी है। आप मेंटेनेंस ले रहे हो तो आपका हिंदू होना ज़रूरी है ना। अगर आप सेपरेशन की डिग्री ले रहे हो तो आपका हिंदू होना ज़रूरी है। यानी हिंदू लॉ का मतलब क्या हुआ? आपका हिंदू होना ज़रूरी है। किसी अदर रिलीजन्स के हो तो ये एक्ट आप पे लाई नहीं करेगा। आप इस एक्ट के तहत अपना कोई भी प्रेयर या कोई भी रिलीफ नहीं ले सकते हो, है ना। और हिंदू आप कैसे हो सकते हो? हिंदू आप किसी भी तरीके से हो सकते हो। आप हिंदू धर्म बदल कर भी बन सकते हो, आप अपने आप को हिंदू मान कर भी बन सकते हो, आप जन्म से भी हिंदू हो सकते हो, है ना। अगर मैं हिंदू रूल फॉलो करती हूँ तो मैं हिंदू हूँ, अगर मैं मुस्लिम रूल फॉलो करती हूँ तो मैं मुस्लिम हूँ। क्या होता है भाई, मन से जो हम अपने आप को मानते हैं वही है ना हम, कि मन से अच्छे हैं तो अच्छे हैं, मन से बुरे हैं तो बुरे हैं, है ना। तो वही चीज़ ये कहता है हमारा, क्योंकि देखिए ये पर्सनल लॉ है और पर्सनल लॉ का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है। ये नहीं है कि जो मैं हिंदू हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं कहीं जाऊँगी, किसी मंदिर में जाऊँगी और एक सर्टिफिकेट इशू कराऊँगी कि जी आप लिख दें पुरोहित जी कि मैं हिंदू हूँ। तो ऐसा नहीं होता है ना। या फिर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं गई और मैंने कहा जी ठीक है आप एक मौलवी जी आप एक लिख के दे दें कि मैं मुस्लिम हूँ। ऐसा नहीं होता। वो तो एक धर्म है, आप जिस धर्म को फॉलो करो, है ना, आप उसी धर्म को मानेंगे ना। जैसे मान लीजिए कोई निकाह करता है, वो हिंदू है और उसने क्या किया, उसने निकाह कर लिया, किस तरीके से? मुस्लिम बन के निकाह कर लिया। उस दिन के बाद उसने क्या करा, उसने सारे जो अपने जो भी वो अपना पूजा पाठ जो भी करती है वो सब मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रही है। तो वो क्या हिंदू HMM में आकर कोई मेंटेनेंस ले सकेगी? नहीं ले सकेगी। क्यों? क्योंकि वो तो हिंदू नहीं रही ना, और ये तो हिंदू के लिए है। या कोई मुस्लिम से हिंदू बन जाता है और वो फिर जाता है मुस्लिम लॉ के तहत कोई रिलीफ लेने, तो ले सकता है? नहीं ले सकता, है ना। तो यही बात ये कह रहा है आपका हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कि क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी ए हिंदू, यानी कि जो भी क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस का उसका हिंदू होना ज़रूरी है। हिंदू की परिभाषा कहाँ, हिंदू की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? हिंदू की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है और वो हर HMA के हिंदू लॉ के हर सेक्शन 2 में बताया गया है, ठीक है। चाहे आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लें, चाहे आप हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ लें। ओके, तो चलिए अब एक्ट क्या कहता है हम उसको पढ़ लेते हैं। नो पर्सन शैल बी एंटाइल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति एंटाइटल नहीं होगा किस चीज़ के लिए? मेंटेनेंस के क्लेम के लिए अंडर दिस चैप्टर। देखिए किस चैप्टर के तहत? चैप्टर 3। ये जो हम मेंटेनेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 3 है, ठीक है, जिसमें सिर्फ मेंटेनेंस की बात की गई है। अंडर दिस चैप्टर इफ ही और शी, यानी कि वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, दोनों की बात कर रहा है। इसमें ये नहीं कहा है कि सिर्फ वाइफ ही करेगी या पति हस्बैंड ही करेगा, ठीक है। ही और शी, इन्होंने कहा लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा है। एज केस्ड टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यदि वो अपने आप को किसी धर्म में परिवर्तन उसने कर लिया है तो वो क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है, समझ गए आप। अगर उसने अपने आप को, वो हिंदू नहीं रहा है, हिंदू धर्म को छोड़ के किसी अदर रिलीजन्स में चला गया है, तो फिर वो सेक्शन 24 ये कह रहा है कि वो चैप्टर 3 के तहत चैप्टर 3 के अंडर वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकता। ओके, आई होप आपको सेक्शन 24 समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सेक्शन 25, क्योंकि देखिए बहुत छोटा है इसलिए मैं 2 सेक्शन एक साथ चला रही हूँ। सेक्शन 25 क्या कहता है? अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है, यानी कि जो अमाउंट है किसका? मेंटेनेंस का, खर्चे का, मे बी अल्टरेटेड ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी कि उसमें बदलाव हो सकता है
जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से, ठीक है। सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो भी मेंटेनेंस बंधा है उसमें बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि मे की बात कर रहा है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने क्लेम करा कि जी देखिए उस टाइम तो मेरी जो मेंटेनेंस बंधा था वो 1000 बंधा था, लेकिन आज के जो मेरे खर्चे हैं वो 5000 है, तो मेरे चेंज कर दें। लेकिन कोर्ट ने दिखा रहे इसके खर्चे तो बढ़े ही नहीं है, तो झूठ बोल रहा है, तो क्या वो मेंटेनेंस उसका मतलब बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इंक्रीज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका तो हुआ ही नहीं ना, सर्कमस्टांसेस ऐसे है ही नहीं कि उसका बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मे का यूज हुआ है इसमें। तो द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि जो भी मेंटेनेंस है, वेदर फिक्स्ड बाय डिक्री। देखिए अब इस मेंटेनेंस में एक चीज बहुत कही गई है कि वो अमाउंट कैसा होना चाहिए, वेदर फिक्स्ड बाय ए डिक्री ऑफ कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट ने डिक्री पास की है ना, यानी कि कोर्ट ने एक फाइनल ऑर्डर दे दिया, अपना पूरा केस चला और उसके बाद कोर्ट ने उसको क्या करा, पूरा फाइनल बोल दिया कि भैया आपका जो मेंटेनेंस है वो आज के बाद से इतना है, ठीक है। और बाय एग्रीमेंट, या फिर वो एग्रीमेंट के तहत हुआ हो, एक समझौते के तहत हुआ हो, ठीक है। देखिए एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट कई बार लोग खुद बैठ के कर लेते हैं, आपस में बैठ के एक लिखित में एग्रीमेंट कर लिया, समझौता कर लिया कि भाई आज के बाद आप इतना दोगे। और कई बार क्या होता है, जैसे कोर्ट में मेंटेनेंस फाइल किया गया, ठीक है जी, मेंटेनेंस फाइल करने के बाद क्या हुआ, दोनों पार्टी एग्री हो गई। जैसे जिसने मेंटेनेंस किया मांगा उसने कहा जी मुझे तो 10,000 चाहिए, अपोजिट पार्टी ने कहा ठीक है जी मैं आपको 10,000 दे दूंगा, तो वो केस तो नहीं खींचेगा ना, क्यों केस चलाएगा, जब उसकी प्रेयर कंप्लीट हो गई तो वो क्या करेगा, अपने केस को विड्रॉ कर लेगा। तो वहाँ जो वो सेटलमेंट तय हुआ वो किस पे हुआ, वो एग्रीमेंट पे तय हुआ। वो हमेशा केस विड्रॉ होता है ना, उसमें कोर्ट क्या करती है, उसमें कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है, कोर्ट उसको विड्रॉ कर, उसमें प्रॉपर वो ऑर्डर लिखती है कोर्ट कि भाई ये केस ये विड्रॉ कर रहे, क्यों, क्योंकि इनका ये समझौता हो चुका है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि किस मेंटेनेंस को वो परिवर्तन बदलाव हो सकता है किस मेंटेनेंस में, जो या तो कोर्ट के फाइनल ऑर्डर से हुआ हो, डिक्री पास हुई हो, या फिर उसमें कोई एग्रीमेंट हुआ हो। अदर द बिफोर और अदर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के बनने से पहले का हो भले वो, या इसके बाद हो, ठीक है। वो कई बार होता है कि मान लीजिए 1956 में एक्ट बना और इससे पहले किसी का कोर्ट में केस चल रहा था, है ना, तो उस टाइम या तो एग्रीमेंट हुआ हो या कोर्ट ने कोई फिक्स किया हो, तो उस पर भी ये लाई होगी, ये बात ये कहना चाह रहा है। मे बी अल्टरेटेड सबसिक्वेंटली इफ देयर इज द मटेरियल चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइंग सच अल्टरनेशन, ठीक है। यानी कि जो भी वो होगा वो जस्टिफाई होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी पार्टी के साथ गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो हम कहते हैं भैया न्याय सबके लिए बराबर है, समान है, वही वर्ड जस्टिफाई वाली बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए ए का खर्चा कभी 5000 बंधा और अब उसको अपना खर्चा बढ़ाना है, वो कोर्ट आई और उसने कहा जी मेरा खर्चा बढ़ा दिया जाए, मेंटेनेंस को बढ़ा दिया जाए। तो कोर्ट ने क्या अगर अच्छा ठीक है, कोर्ट ने अपोजिट पार्टी को देखा तो भैया उसकी सैलरी तो बेचारे की 10,000 है, ठीक है। तो अब वो कह रही है नहीं जी मुझे तो 15,000 चाहिए, तो क्या कोर्ट वो करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि अगर कोर्ट 15 कर देती है तो फिर उसके साथ गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये जस्टिफाइंग होना बहुत ज़रूरी है ना। तो कोर्ट ये भी देखेगी। और ये सारी चीज़ें हैं ये फैक्ट पे डिपेंड करती हैं, फैक्ट किस तरीके के होंगे उस पर डिपेंड करेगा मेंटेनेंस का बढ़ाना या घटाना। तो देखिए क्या क्या चीज़ें कहीं कैसे परिवर्तन हो सकता है, उसमें कैसे चेंजेस होंगे उसको इनकरेज करने के लिए मेंटेनेंस को, जो कि सेक्शन 25 कह रहा है कि या तो कोर्ट ने डिक्री पास की हो या फिर वो एग्रीमेंट के थ्रू हुआ हो। और दूसरी बात कि जब कोर्ट ऐसा कुछ करती है तो वो ये देखेगी कि भाई ये जस्टिफाइंग है भी या नहीं है, या इस लेडी को ऐसे फैक्ट जो दिखे हैं उसको एज ए फैक्ट उसने सामने रखे। फैक्ट आपने कहाँ पढ़ा है? आपको पता है एविडेंस में सेक्शन 3 में हमने फैक्ट की परिभाषा पढ़ी कि फैक्ट क्या होता है ना। तो फैक्ट क्या है? कोई भी फैक्ट तथ्य हो, मतलब कोई भी जो चीज़ देखी है, सुनी है, या जो चीज़ें चल रही हैं, एक कहानी जो एक स्टोरी होती है ना, स्टोरी में कोई भी बात, जैसे राम ने श्याम को मारा, क्या है? फैक्ट है ना। गाय कल वहाँ खड़ी थी, फैक्ट है। तो ऐसे ही फैक्टों को देखकर समझकर उसका कर सकती है, ठीक है, बढ़ा या घटा सकती है। देखिए जब भी कोई मेंटेनेंस बनता है और वो बंध गया, चाहे बाय एग्रीमेंट बंधा हो या बाय वो कोर्ट की डिक्री से हुआ हो, कोर्ट के फाइनल ऑर्डर से, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमेशा इंक्रीज के लिए एप्लीकेशन लगेगी अब आगे,
जब भी अगर मान लीजिए उसको बढ़ाना है या उसमें चेंजेस करवाने हैं तो क्या होगा, एप्लीकेशन लगेगी किस चीज़ की, दोबारा से वही सेक्शन नहीं, जैसे मान लीजिए कोई 125 में गया, 125 में उसने अपना केस फाइल करा और उसका बाय एग्रीमेंट या कोर्ट की डिग्री से उसका एक ऑर्डर हो गया, तो क्या वो दोबारा 125 फाइल करेगा? नहीं, वो दोबारा 125 नहीं फाइल करेगा। वो क्या करेगा, वो उसको बढ़ाने के लिए, जैसे सीआरपीसी के 125 के अगर कोई मेंटेनेंस हुआ है तो उसको 127 में आप जाओगे बढ़ाने के लिए। ऐसे ही अगर आपका हिंदू एडॉप्शन या मेंटेनेंस एक्ट 1956 या सेक्शन 18 के तहत या सेक्शन 19 के तहत आपका कोई मेंटेनेंस बंधा है, तो बंद गया, ये एग्रीमेंट के थ्रू बंद गया, अब आपको उसको इंक्रीज कराना है, उसको बढ़ाना है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, जो पहले थे वो आज चेंज हो गए, तो आप कहाँ जाओगे, सेक्शन 25 के तहत जाओगे, है ना, क्योंकि यही तो वो कह रहा है कि आप बढ़ा और घटा सकते हो या उसमें चेंज करा सकते हो। ओके, तो आई होप आपको सेक्शन 24 और 25 समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।